नमस्कार विद्यार्थियों। एसआर साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो पाठ है उसका आज हम तीसरा कालांश है इसमें अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें। वीडियो को देखने के बाद में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि सबसे पहले हमने जानकारी की थी, उनकी बेसिक एक बार वापस दोहरान कर लेते हैं। फसल किसे कहते हैं? भूमि के बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार के पौधे लगाने को है हम फसल कहते हैं। उत्पादन का मतलब है पैदा करना। प्रबंधन को यानी उस फसल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी हमें व्यवस्थाएं करनी है, उन सबको सम्मिलित रूप से हम प्रबंध कहते हैं। फिर हमने कृषि पद्धतियाँ पढ़ी थी कि कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है। फिर बाद में खरीफ, रबी, जायद 3 प्रकार की फसलें। अब फसल बोने से पहले कौन कौन से हमें क्रियाकलाप करने पड़ते हैं कि मिट्टी तैयार करना, यानी खेत को हमें सूढ़ करते हैं। खेत में यदि कोई अन्य कोई सामग्री है तो उनको हटाते हैं, खेत को एकदम समतल करते हैं। फिर एक कृषि में काम आने वाले औजार है उनके बारे में, हल है, खुदाली है, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था कल्टीवेटर यंत्र, हल, तेई, उनके बारे में। फिर बुआई करने से पहले हमें बीजों को है एकदम तैयार करते हैं। उनको जो बोना है बीज उसको तैयार किया जाता है। बीजों का अच्छे गुणवत्ता वाले बीज बोए जाते हैं। और बुआई के परंपरागत औजार, पहले बैलों से या ऊंटों से बुआई होती थी, उसके औजारों के भाग है। फिर उसके बाद बुआई के बाद फसल बोने के बाद में उस फसल में खाद है, उर्वरक देना है। खाद उर्वरक देने के बाद में यानी जो खाद है वो प्राकृतिक चीज़ है जो पशुओं से या पेड़ पौधों की हरी पत्तियों से प्राप्त होती है, वो अच्छी खाद है। जबकि उर्वरक है वो आदमी के द्वारा तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है, और वो है ज़मीन में जब जाएगा तो ज़मीन में प्रदूषण फैलाएगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ ज़रूर, उससे अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में हमने उर्वरक खाद में अंतर अध्ययन किया था। फिर उसके बाद में सिंचाई कहते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई है कि फसल है उसके अंदर है जो पानी देने की व्यवस्था है कि जो कृत्रिम साधन है उनको हम सिंचाई कहते हैं। एक तो प्राकृतिक है, बरसात होती है तो वो अपना पानी मिल जाता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती तब कुएँ, नहर है या ट्यूबवेल जिसको नलकूप कहते हैं, या तालाब है, झील है, झरना है, उनसे जो है पानी को खेतों में दिया जाता है तो उसको हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के स्रोत यहाँ पर कुएँ, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि है। अब आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वो है सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साधन सिंचाई के पारंपरिक तरीके, इन कुएं, झीलों या नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग तरीका है उन साधनों को ये सिंचाई करने के। मवेशी या मजदूर इन विधियों से में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कई बार तो मवेशी यानी पशुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है या मजदूर के द्वारा सिंचाई करवाई जाती है। अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष है, यानी उनकी क्षमता ज़्यादा नहीं है या ये ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये थक जाते हैं, थकान आ जाती है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। मोट यानी घिरनी यानी पुराने टाइम में हम कुएं पर इस प्रकार से ये गिरनी लगी रहती थी। जो इस कुएं पर है ये वो गिरनी घूमती थी और रस्सी उसके साथ में लिपटी रहती थी, जिसके कारण क्या है अंदर से जो पानी का जो साधन है, चड़स बोलते हैं, ढेकली, वो है पानी उस चड़स में भर के बाहर खींचने में आसानी होती थी। फिर उसके बाद में चेन पंप यानी चेन के द्वारा है। साइकिलों में पहिए हैं जो हम पेडल घुमाते हैं ना साइकिल का, साइकिल का पीछे वाला पहिया अपना आप घूमता है तो आगे वाला आगे बढ़ता है, तो उसी प्रकार से। फिर है ढेकली के द्वारा
ये इस प्रकार से, यानी इधर पत्थर भारी पत्थर है बांध दिया जाता है और उसके द्वारा, और रेहट, ये रेहट है, बैल के द्वारा एक गोल चक्कर में घुमाया जाता है और उससे पानी वो बाहर निकलता रहता है। ये आदि पारंपरिक तरीके हैं। इनमें क्या होता है कि एक ये जो चक्कर लगा है ना, इस प्रकार से लगा हुआ रहता है। ये क्या करता है, छोटे जो मान लो तालाब में से पानी की सिंचाई करना है तो ये नाली बना दी, अब ये घूमता रहेगा और इसमें क्या है, यहाँ पर छोटी छोटी बाल्टियाँ लगी रहती है। ये जो ही पानी के अंदर जाएगी ये भर के आएगी और वापस आकर बाहर यहाँ पर एक पानी की खेल टंकी बना दी जाती है, उसमें वो पानी भरता जाएगा और इससे नली के साथ में वो पानी यहाँ से बह कर खेतों में पहुँच जाएगा। इस प्रकार जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। आजकल क्या है, कृत्रिम तरीकों में पंप लगे हुए हैं, अब वो पंप अपने आप पानी को ज़मीन से बाहर फेंक देते हैं। पंप चलाने के लिए डीजल या बायोगैस या डीजल या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पंप को चलाने के लिए उसमें डीजल या बायोगैस, सौर गैस डाली जाती है। सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। मितव्ययता यानी जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही पानी का हमें खर्च कर पाएंगे, उतना ही पानी खर्च होगा, यानी फालतू में पानी वेस्ट नहीं होता है। अब सबसे पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, यानी फुहारा लगाया जाता है। जहाँ पर भूमि असमतल है, ऊंची नीची है, वहाँ पर क्या है, पानी को हम सीधा क्यारों में छोड़ेंगे तो वो पानी पहुँच नहीं पाता, तो वहाँ क्या कर देते फुहारे। फुहारे से क्या पूरी भूमि समान रूप से भीग जाती है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है उधर वे पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं, यानी जो फुहारा पत्ती है उसको है हम छिड़काव तंत्र कहते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, यानी 10-15 फुट के एरिया को है वो कवर करते जाते हैं। और जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है, यानी जैसे बारिश होती है उस प्रकार से उन पौधों पर छिड़काव होता है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती या कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यानी कई ऐसी फसलें हैं जिनको एक छिड़काव के रूप में चाहिए, यानी उनको पानी है, जड़ों के पास में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा पानी छिड़काव, तो वहाँ पर है ये विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। कॉफ़ी है, लॉन है, ये इनके लिए। ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सभी पौधों की जड़ों में गिरता है, यानी बूंद बूंद सिंचाई है जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में, और विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी है, तो वहाँ क्या किया जाता है कि खेतों के अंदर छोटी छोटी पतली पतली नलियाँ पानी की बिछा दी जाती है और उन नलियों में 1-1 फुट या 1.5 फुट की अंतराल पर है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों की जगह है वहाँ पर है वो धीरे धीरे पानी की एक एक बूंद से पानी रिसता जाता है और उसी जगह बीज वो बोया जाता है। वो बीज है जितनी उस जड़ को पानी की आवश्यकता है उतनी दूरी में वो गीला रहेगा ज़मीन और बाकी की पूरी ज़मीन सूखी रहेगी और वो पौधा है वहाँ पर अच्छी वृद्धि कर पाता है। तो बूंद बूंद सिस्टम सिंचाई, इसे ड्रिप तंत्र भी कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों या वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। इन जो फलदार पौधे हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, इन जितनी आवश्यकता है वो, या उनको दिन भर है वो ज़मीन है, जड़ें हैं वो भीगी हुई रहती है। विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। इस विधि में मतलब पानी पूरा का पूरा सदुपयोग होता है और ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है, यानी जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये पानी का मेन लाइन है, उसके साथ में छोटी छोटी नलियाँ लगा दी, इन नलियों में ये पौधे हैं, वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं और उनकी जड़ों में वो पानी है रिसता रहता है, पानी आता रहता है। अब है अगला टॉपिक आ रहा है हमारे पास में खरपतवार से सुरक्षा। यहाँ पर हमारे पास में नाम आया, एक नया नाम आया खरपतवार। खरपतवार, खरपतवार किसे कहते हैं कि फसल के मध्य में अनावश्यक पौधे जो भूमि की उर्वरकता शक्ति को कम करते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन अनावश्यक पौधों को हम क्या कहते हैं, खरपतवार। और हमारे जो स्थानीय भाषा है उसमें कहते हैं कचरा, घास, उसको है
उखाड़ के या उसका कटाई की जाती है। फसल के बोने के 15-20 दिन बाद में उसको हम हमारी स्थानीय भाषा में निनाण करना कहते हैं, जिसके द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है। तो खरपतवार भूमि के वे अनावश्यक पौधे जो फसल के मध्य में उग जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पौधों को खरपतवार कहते हैं। बुजुर्ग और पहले निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं और इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। यानी अपनी स्थानीय भाषा में कहवा निनाण, यानी खरपतवार ने हटाने या काटने वास्ते निनाण કર્યા કરે। जो कि विज्ञान की भाषा में बोलिया करे निराई करनी। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। यानी खरपतवार इन चारों चीज़ों को फसल से ज़्यादा लेंगे, जल भी ज़्यादा सोखेंगे, पोषक तत्व जमीन के उनको भी ज़्यादा सोखेंगे, जगह भी वो ज़्यादा घेरेंगे और सूर्य का प्रकाश भी ज़्यादा लेंगे। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं काटते समय। अब जैसे मान लो ये भ्रूण है, जो कांटों वाला घास है वो उग जाता है और पकने के बाद में कांटे वो कपड़े पर है, शरीर पर है या फसल को काटने में बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं। तो उन ऐसे घास को या ऐसे खरपतवार को तो उगते ही खेत में से हटा देना चाहिए। या कई खरपतवार ऐसी होती है जो लंबी लंबी बेलें होती है, वो उस धान के पौधे को लिपट जाती है और जब पौधे को उखाड़ते हैं या कटाई करते हैं अनाज की, तो उस समय वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है और वो अनाज है उसको बिखेर देती है। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। यानी ये कहता है खरपतवार उस टाइम से पहले हटा लेना चाहिए, खेत से कचरा समाप्त कर देना चाहिए जब फसल पकने वाली होती है, तो उससे पहले खरपतवार को खेत से हटा देना चाहिए। जड़ से ही तो काट कर फेंकना चाहिए, यानी खरपतवार की ऊपर से कभी नहीं काटना। ऊपर से काटने से वो ज़्यादा वृद्धि करता है, तो उसको जड़ से ही थे छोटी अवस्था में उखाड़ के ज़मीन पर खुला फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये कार्य खुरपी या हेरों की सहायता से किया जाता है। खुरपी या आपने कृषि बोलिया करा या कई 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 किया करे तो उससे की जानी चाहिए। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। यानी आजकल क्या अब की युवा पीढ़ी है वो क्या है, आलसी ज़्यादा है, मेहनत करना नहीं चाहती, तो वो क्या करती है खेतों में खरपतवार छिड़क कर कचरे को जलाने का प्रयास करते हैं और कई बार फसल के साथ खरपतवार के साथ में फसल को भी नुकसान पहुंचता है या कई बार खरपतवार उससे नष्ट हो जाता है। लेकिन उससे भूमि का जो उपजाऊपन है ना, उस पर सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनियां उत्पादन करने वाले उस कीटनाशक है वो उच्च कीमत वसूलती है, लेकिन वो क्या है अपने ग्राहकों को, किसानों को गुमराह करती रहती है। उसका भूमि पर सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन पदार्थों को हमें खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D या खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़क दिया जाता है। यानी फुहारे के द्वारा ट्रैक्टर के पीछे फुहारा लगा रहता है, उसमें पानी 2 टंकी है या 3 टंकी लगाकर उसमें पानी भरकर उसमें वो दवाई मिला दी जाती है और फिर उस पूरे खेत में नली के द्वारा छिड़काव कर दिया जाता है और वो फसल के बीच में जो कचरा है वो खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है। या छोटी छोटी टंकियाँ आती है वो किसान अपने पीछे टांग कर उनसे भी उसको हटा सकता है। लेकिन वो ये जो विधि है वो कम भूमि वाले उनके काम की है, जिनको ज़्यादा भूमि है वो इससे हटा नहीं पाएंगे। कि खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या है, जहर है, भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले। जिससे पहले बताया खरपतवार की वृद्धि के लिए समय और पुष्पन
एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हम कई बार सुनते हैं अखबारों में, समाचार पत्रों में कि अमुक किसान है वो खेत में रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करने से उसके शरीर में रिएक्शन हो जाता है, या वो सांस के साथ में शरीर में चला जाता है, या पानी पीने से वो हाथ धोता नहीं तो वो शरीर में चला जाता है और वो शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, या वो आदमी की जान भी ले लेता है। तो इसलिए खरपतवार छिड़कते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हाथ से किसी भी रासायनिक पदार्थ को छूना नहीं है, ना ही शरीर के टच करना है। मुँह को, नाक को अच्छी तरीके से कपड़े से बंद करके खरपतवार छिड़कना चाहिए। अब आगे है फसल की कटाई। तो फसल की कटाई फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण है फसल की कटाई, यानी पूरी फसल पकने के बाद में कटाई करनी चाहिए। आजकल क्या है, किसान लोग हैं खरीफ की खेती करते हैं, और खरीफ की खेती है लगभग उसी दिन कटाई पर आती है, उस समय कटाई पर आती है जिस समय दीपावली के आसपास के। तो लोग क्या दीपावली मनाने के चक्कर में कच्ची फसलों को काट के इकट्ठा कर लेते हैं। कई लोग हैं या कई ऐसे भी लोग हैं गांव के अंदर है जो है जिनके घर में खेत में काम करने वाले नहीं होते हैं, तो उनको क्या, जब फसलें एक साथ पकेगी तो उनको काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं 4 दिन 5 7 दिन 10 दिन पहले ही फसलों की कटाई करते हैं, जिससे क्या वो कच्ची फसलों को काट लेते हैं, और जब वो निकालते हैं तो उसमें वो दाना है क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दाना छोटा रह जाता है। तो ये कई किसानों के साथ में होता है। तो इसलिए हमें पूरी फसल पकने के बाद में ही कटाई करनी चाहिए। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं, यानी कई पौधे हैं जिनको खींच कर हाथों से उखाड़ा जाता है, जैसे मोट है, मूंग है। जहाँ पर मुलायम भूमि है वहाँ पर उखाड़ा जाता है, और जहाँ कठोर भूमि है वहाँ पर ये उखड़ नहीं पाते, वहाँ खुरपी से काटा जाता है, अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं, यानी 3 से 4 महीने। आजकल संकर फसलें आ गई और 60 दिन के 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है, यानी 2-2.5 महीने में पककर तैयार हो जाती है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, इन दांतों लिए हाथों काटा करें, अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, यानी गेहूँ काटने के लिए एक मशीन आती है जो बहुत बड़ी होती है, उसको हम हार्वेस्टर कहते हैं, और उससे क्या फसल कट जाती है। लेकिन ये कहाँ पर काम आएगी, जहाँ पर समतल ज़मीन है एकदम वहीं काम आएगी ज़मीन, और उस ज़मीन में न तो ज़्यादा पेड़ होने चाहिए, न ज़्यादा पौधे होने चाहिए, न झाड़ियाँ होनी चाहिए, केवल उस पूरी भूमि पर फसल ही होनी चाहिए, तो हार्वेस्टर काम आती है। काटी गई फसल के बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, यानी थ्रेसिंग कहते हैं कि काटे हुए फसल से अनाज के दानों को अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहा जाता है। ये कार्य कॉम्बाइन मशीन यानी थ्रेसर मशीन है उससे होता है। अब चित्र 1.8 में वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है, यानी ये जो चित्र दिया ना एक बार कॉम्बाइन, इसमें दोनों ही काम होते हैं। अनाज कटता है, कटते ही साथ में थ्रेसर लगी हुई होती है, वो कचरे को दूर फेंक देती है और उसमें से अनाज को इकट्ठा करके अलग कर लेती है। लेकिन इससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई बार कच्चे अनाज के दाने हैं वो भी इसके साथ में भूसे में चले जाते हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित थे, वे जानती कि इससे प्रदूषण होता है, तो इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी रहता है। अब यहाँ पर ही देखो, ये आजकल पूरे मतलब लगभग शिक्षित है सारे लोग, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी घर है कि कहीं नीम के पत्ते हैं या खेत में या घर के आगे या स्कूल में या कोई भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनसे पत्ते गिरते हैं पतझड़ ऋतु में, तो उन पत्तों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी जाती है, जला दी जाती है। ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कारण है। तो ऐसा न करके उन पत्तों को इकट्ठा करके एक जगह
किसी भी किसान को कह दो कि वो उस पत्तों को उठा के अपने स्तर पर ले जाएं और घर में या खेत में ले जाकर एक गड्ढा खोद कर उसमें भरते हैं और उनमें फिर एक घर का जो गंदा पानी है वो उस गड्ढे में डालते रहें, जिससे क्या होगा वो पत्ते भीगते रहेंगे और गल के उनसे अच्छी खाद बन जाएगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। कर विलॉइंग अलग करते हैं। आइए इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। विलॉइंग यानी पटकने वाली मशीन ये है, इसके द्वारा वो अनाज को आगे पटक दिया जाता है। अब है कटाई पर्व। 3-4 महीनों कठिन परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। इन फसल जब पककर तैयार हो जाती तब काटने का समय आता है और स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित होती है। यानी जब फसल अच्छी पक कर तैयार होती है तो वो उस समय किसान सबसे ज़्यादा खुश होता है, प्रसन्न होता है और ये समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, तो क्योंकि पिछली ऋतु के परिवर्तन का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल केरल में, बैसाखी पंजाब में, होली, दिवाली, नवाबिया एवं बिहू असम से जुड़े हुए पर्व है। यानी ये फसलों के पकने पर मनाए जाने वाले पर्व है। जैसे हम खरीफ की फसल का पैदावार करते हैं तो उस समय लगभग दीपावली का टाइम होता है, तो हमें दीपावली की एक खुशी रहती है। जब रबी की फसल बोते हैं तो उस समय उसकी कटाई के समय होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का त्यौहार है। अब हम अगली कक्षा में क्लास 4 में हम पढ़ेंगे भंडारण और जंतुओं में भोजन। तो विद्यार्थियों आज का ये दिन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना। जय हिंद।